अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में रसीद नवीसी पे बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, 11वीं क्लास के पेपर में ये आने वाला सवाल नंबर 7 है, जिसमें दरख्वास्त या रसीद इन दोनों में एक सवाल आपके पेपर में आता है जो आपने अटैम्प्ट करना होता है। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है रसीद और दरख्वास्त वो दोनों सवाल दे दो और आप कोई एक अटैम्प्ट करें, ऐसा नहीं है। इन दोनों में से वो कोई एक सवाल देगा। पिछले 2 सालों से मुसलसल रसीद नवीसी का सवाल जौन सा है वो 11वीं क्लास के पेपर में मुसलसल आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, हम आज के इस लेक्चर में रसीद नवीसी पे बात करेंगे। आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे, रसीद किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, रसीद की तारीफ़ क्या होगी और रसीद कितने नंबरों पर मुश्तमिल ये सवाल होता है, रसीद लिखते हुए किन किन बातों का ख़ास ख्याल रखना ज़रूरी है और रसीद के टोटल कितने नंबर हैं, रसीद लिखते हुए किन जगहों पे मार्कर का और किन जगहों पे पेन का इस्तेमाल करना है। आइए देखें डियर स्टूडेंट्स, अगर हम रसीद के बारे में बात करें, रसीद फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। रसीद फ़ारसी ज़ुबान के लफ्ज़ रसीदन से निकला है। रसीद फ़ारसी ज़ुबान के लफ्ज़ रसीदन से निकला है, जिसका मतलब होता है पहुंचना, रसाई करना। और अगर हम इसकी तारीफ़ देखें तो इस्तिलाह में रसीद वो तहरीरी दस्तावेज़ हैं जो किसी चीज़ की वसूली या फ़रोख्त की सूरत में रकम के वसूल करने पर जो वसूल कनिंदा है वो लिख कर देता है। मतलब कि हम किसी भी जगह पे मार्केट में कोई चीज़ ख़रीदने के लिए चले जाएं, हम उस शख्स को पैसे देते हैं, वो पैसों की वजह हमें चीज़ भी देता है, साथ वो रसीद भी लिख के देता है। याद रहे, रसीद वो बंदा लिख रहा होता है जो पैसे वसूल कर रहा होता है। वो जो दुकानदार जो पैसे वसूल कर, चाहे वो कोई दुकानदार है, कोई मालिक मकान है, कोई शख्स भी है जिससे हम चीज़ खरीदते हैं, जो बंदा पैसे वसूल करता है रसीद वो लिख कर देता है। अतर कि रसीद के बारे में कुरान पाक में सूरह अल-बकरा में अल्लाह ताला की ज़ात ने फरमाया कि ए ईमान वालो, जब तुम आपस में मुकर्रर वक़्त के लिए मामला करो तो उसे लिख लिया करो। मतलब कि लिख पढ़ जौन सी है, ये इस्लाम में कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है, जब कभी तुम किसी के साथ कोई मामला तय करने लगो तो उस वक़्त उसकी लिख पढ़ कर लेनी चाहिए। अब देखें ये स्टूडेंट्स, रसीद लिखते हुए चंद कवायद हैं। रसीद लिखते हुए ये चंद कवानीन हैं जिनका आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब जब हम रसीद लिखेंगे, रसीद लिखते हुए सबसे पहले तो हम बाइस तहरीर आंक के ये लिखते हैं, ये हमारा पहला जुज़ होता है। उससे पहले तो उसको उन्वान आ जाता है। ये पूरी मैंने एक रसीद लिखी भी है, ये इसके बाद रसीद टोटल आपको समझाता भी हूँ। पहले नंबर पर हमने बाइस तहरीर आंक के लिखना होता है, उसके बाद हमने रकम लिखनी होती है लफ्ज़ों और हिंसों के अंदर। तीसरे नंबर पर वो चीज़ जो सेल की जा रही होती है वो उसकी तफसील लिखनी होती है। चौथे नंबर पर जो ख़रीदार होता है उसका पता लिखना होता है। 5वें नंबर पे फ़रोख्तकार का पता लिखना होता है। 6ठे नंबर पे गवाह शुदा है और 7वें नंबर पे गवाह शुदा है और 8वें नंबर पे डियर स्टूडेंट्स हमने तारीख़ लिखना होती है। ये 8 चीज़ें अहम होती हैं। 10 नंबर पर मुश्तमिल ये आपका सवाल होता है। देखें डियर स्टूडेंट, हम सबसे पहले जो हमारा मतलब कि टॉपिक जो हम लिखना है वो बाइस तहरीर आंके। अब हमने ये हमारे पास एक रसीद है, रसीद वसूली कीमत भैंस, मतलब कि एक भैंस है वो सेल की है, उसकी कीमत वसूल की है। अब ये मतलब कि हमने लिखी है रसीद, ठीक है। अब इस रसीद को देखें, हमने सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स ये उन्वान तो ये जारी सी बात उन्होंने दिया होगा, वो सवाल के अंदर पूछ लेंगे, बता देंगे कि ये वाली रसीद आप लिखें। ये तो हमने ऊपर मार्कर के साथ इसी तरह हाईलाइट कर देने हैं। उसके बाद सबसे पहले हमने लिखा बाइस तहरीर आंके, ये हमने पहला जुज़ लिखा। अब ये फ़ारसी ज़ुबान का जुमला है, इसका मतलब होता है कि इस तहरीर को लिखने का मकसद ये है कि, ठीक है। नंबर 1 इसका डियर स्टूडेंट्स 1 नंबर है, बाइस तहरीर आंके का 1 नंबर है। अब दूसरे नंबर पे हमने लिखना होता है रकम को, रकम मीन्स पैसे, इसको लफ्ज़ों और हिंसों दोनों में लिखना है। हमने लिखा मबलग 4,50,000 रुपये, निस्फ जिनके 2,25,000 रुपये होते हैं। यहाँ तक जो हमारा ये सेकंड पॉइंट है, रकम जिसको हमने लफ्ज़ों और हिंसों में लिखा। रकम आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। आप 4 लाख लिख लें, 3 लाख लिख लें, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, जितने आप मर्ज़ी लिख लें। और आगे उनके निस्फ भी, उनके आधे भी हमने लिखने होते हैं। और इसको लफ्ज़ों में भी लिखें और उसके बाद इसको हिंसों में भी लिखें, ठीक है। हमने लिखा मबलग 4,50,000 रुपये लफ्ज़ों में लिखा और उसके बाद इसको हिंसों में लिखा और ब्रैकेट के अंदर लिख दिया निस्फ जिनके 2,25,000 रुपये होते हैं। ये था हमारा रकम के बारे में। अब तीसरे नंबर पे वो चीज़ जो फ़रोख्त की जा रही होती है उसकी तफसील।
अब ये हमारी रसीद है भैंस के बारे में। हमने आगे लिख दिया जनाब जी बाबत कीमत फरोख्त रास भैंस। इस रास का लफ्ज़, इसकी इस्तिलाहात में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। रास शाह कहाँ कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। हमने लिखा बाबत कीमत फरोख्त रास भैंस, 2 देल, रंग स्याह, माथा सफ़ेद, पिछले 2 खुर सफ़ेद, सींग मुड़े हुए, माँ एक कट्टी, मीन्स उसके साथ एक कट्टी। पहले हमने भैंस के बारे में बता दिया कि जो उसका रंग है वो स्याह है, उसका माथा सफ़ेद है, इसके जो पिछले 2 खुर हैं वो जो उनसे हैं वो सफ़ेद हैं, सींग उसके मुड़े हुए हैं और भैंस के साथ एक कट्टी भी है। ठीक है ना, यहाँ तक हमने लिख दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, और उस कट्टी की उम्र हमने बता दी कि 2 माह है। हमारा ये जो तीसरे नंबर पे हमने इसके अंदर डिस्कस किया है फ़रोख्त की जाने वाली चीज़ की तफसील वो ये है। और उसके बाद चौथे नंबर पे ख़रीदार का तारफ़, जो बंदा चीज़ ख़रीद रहा है। हम लिखता आज़ा मुसम्मा मोहम्मद अहमद वल्द हाकम अली कौम बट्टू साकिन अलिफ बे जीम। मतलब कि डियर मुमकिन कोशिश करें आप शहर का तारफ़ ना दीजिए, मतलब कि आइडेंटिफिकेशन आपने नहीं देनी जिस जगह के आप रहने वाले हैं। वो आपका पंजाब के किसी भी ज़िले से ताल्लुक़ है, किसी भी गांव से, किसी भी कस्बे से, किसी भी टाउन से, वहाँ आपने अल्लाह बेजिम लिख देना। से रकम वसूल पाकर रसीद लिख दी ताकि सनद रहे और ज़रूरत के वक़्त काम आ सके। मतलब कि हमने ख़रीदार का ये पता लिख दिया। और 5वें नंबर पर डियर स्टूडेंट जो फ़रोख्तकार है उसका पता लिखना होता है, और फ़रोख्तकार को अल अबद कहते हैं। ये हमने 5वें नंबर पर डिस्कस करना होता है। हमने लिख दिया मुसम्मा फुरकान वल्द हाजी सरवर कौम खोखर साकन अली पे जीम, शनाख्ती कार्ड नंबर अली पे जीम। मतलब कि साकन और शनाख्ती कार्ड नंबर आपने मेंशन नहीं करना। नेम लिख दें, नेम, उसकी वल्दियत और उसकी कौम वगैरह लिख दें। और 6ठे नंबर पे आपने गवाहशुद, 7वें नंबर पे भी गवाहशुद। अब 6ठे नंबर पे गवाहशुद सेम उसी तरह नाम वल्दियत कौम लिख दें, साकन के आगे अली पे जीम, शनाख्ती कार्ड के आगे अली पे जीम। इसी तरह इसी का और इसी तरह इसका कोई नाम अपनी मर्ज़ी का चॉइस कर ले। मुसम्मा शहजाद वल्द कासम अली कौम भट्टी साकिन अली पे जीम और शनाख्ती कार्ड नंबर अली पे जीम। और ये मतलब कि आपने तीनों चीज़ों का खास क्या रखना, मतलब कि आपने साकिन और शनाख्ती कार्ड के आगे आपने अली पे जीम लिख दिया। बास किताब वालों ने क्या काम किया हुआ है, गवाशुद अलबद और गवाशुद इन तीनों के नीचे उन्होंने अली पे जीम लिख दिया है। बास किताब वालों ने ये काम किया है। बाज़ किताब वालों ने क्या काम किया है, नेम बल्दियत कौम साकन शनाख्ती कार्ड नंबर दस्तखत वगैरह लिखे हुए हैं और मुकम्मल लिखे हुए हैं। लेकिन ये सुन मैंने कहा मुमकिन कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके जो पेपर है आपके अपने ज़िले के अंदर चेक नहीं होते। आपके पेपर जो उनसे किसी और बोर्ड की तरफ चले जाते हैं, वहाँ जाके चेक होते हैं। और आइडेंटिफिकेशन ना दीजिए, मेरी मतलब कि आप बच्चों को तजवीज़ है, ठीक है, ये मशवरा आप लोगों को है कि आप आइडेंटिफिकेशन ना दीजिए। आपके टीचर्स ने भी आपको मना किया होगा कि उर्दू का पेपर लिखते हुए जब दरख्वास्त लिखी जाती है या रसीद लिखी जाती है तो आपने अपनी आइडेंटिफिकेशन वहाँ नहीं देना होता, अपने कॉलेज वगैरह का नाम भी नहीं लिखना। वहाँ भी गवर्नमेंट कॉलेजों में लिखते हैं दरख्वास्त भी जब लिखने लगे। और डियर स्टूडेंट्स 8वें नंबर पर हमने लिख दिया तारीख़ के बारे में, डेट, महीना, साल और सन, ठीक है। अब मतलब कि हमारे ये टोटल 8 टॉपिक तो जो हमने इसके अंदर डिस्कस किए। याद रहे डियर स्टूडेंट 22 तरीन अंक इसका 1 नंबर है। उसके बाद ये जो हमने नफ्स मजमून लिखा है इसका, जिसमें हमने रकम के बारे में लिखा, जो चीज़ फ़रोख्त की गई उसके बारे में लिखा, जिसको फ़रोख्त की गई उसके बारे में लिखा, कि मीन्स हमारे पास ये पॉइंट नंबर 3, 4 और 5, ये जो हमने 3 पॉइंट लिखे, 5 नंबर डियर स्टूडेंट्स इसके हैं। 1 नंबर 22 तरीन अंके का है, 1 नंबर ही अल अबद का है, 1 नंबर गवाहशुद का, 1 नंबर इस गवाहशुद का और 1 नंबर तारीख़ का। मतलब कि आपके पास 4 नंबर ये हो गए, 5वां नंबर ये 5 और 5 इसके, टोटल आपके 10 नंबर बनते हैं। डियर स्टूडेंट्स आपने रसीद एक ही सफ़े पे लिखनी है, इसको एक सफ़े पे आपने मुकम्मल करने की कोशिश करनी है। बाज़ स्टूडेंट कहते हैं कि ये गवाहशुद अल अबद और गवाहशुद ये नीचे एक ही मतलब सफ़े के ऊपर मेंशन नहीं होता। मैंने क्या काम किया, मैंने ये मतलब कि पेन के साथ इसको ना बॉर्डर लगा दिया, लाइन लगा दी, ताकि आप बच्चे को आसानी रहे। आप लेड पेंसिल के साथ लाइन लगा लीजिएगा, बाद में उसको रिमूव कर दीजिएगा, या पेन के साथ लगा लीजिएगा, बाद में उसको रिमूव कर दीजिएगा। अब डियर स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ मार्कर का इस्तेमाल करना, यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, जिन जगहों पे मैंने ब्लैक पॉइंटर से लिखा है उन जगहों पे आपने मार्कर का इस्तेमाल करना है। मीन्स ये ऊपर रसीद का नाम, 22 तरीन अंके, गवाहशुद, अल अबद, गवाहशुद और ये तारीख़,
इन चीज़ों को आपने मार्कर के साथ मेंशन करना है। बाकी तमाम चीज़ों को आपने पेन के साथ इस्तेमाल करना है, पेन से लिखना है। और आपने देखा होगा हमने सिर्फ फुल स्टॉप की ख़त्मे की अलामत जहाँ रसीद ख़त्म हुई है वहाँ लगाई है, दरमियान में किसी जगह पे भी मतलब कि फुल स्टॉप की ख़त्मे की अलामत नहीं लगेगी। हाँ, कॉमा इस्तेमाल किया जा सकता है। अब मतलब कि ये रसीद में बच्चों से कहता होता हूँ, आपके 11वीं क्लास के सिलेबस में सबसे आसान क्वेश्चन ये होता है। अब कैसे डियर स्टूडेंट्स, ये अब 8 इसके जुज़ आपके सामने डिस्कस किए हैं। बाइसे तरीर अंके, रकम, फ़रोख्त की जाने वाली चीज़, ख़रीदार का तारफ़, अल्लबद, गवाशुद और तारीख़। अब जो भी नई रसीद आएगी डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ़ और सिर्फ ये जो आपका तीसरा पॉइंट है जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये 2 लाइनें जो रसीद भी आएगी, सिर्फ ये 2 लाइनें, ये जो आपका तीसरा पॉइंट है जिसको ये मैं सर्कल कर रहा हूँ और ये अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ आपका ये तीसरा पॉइंट चेंज होना होता है। बाकी तमाम की तमाम चीज़ें सेम, आपने वही रट्टा लगाना होता है। 22 तरीन आंके वही लिखा गया, रकम आपने अपनी मर्ज़ी से लिख दी, जिस बंदे को फ़रोख्त किया वो नाम आपने अपनी मर्ज़ी से लिख दिया, अल्लाह बता आपने अपनी मर्ज़ी से लिख दिया, गवाहशुदा आपने अपनी मर्ज़ी से लिख दी और तारीख़ आपने अपनी मर्ज़ी से लिख दी। सिर्फ ये जो तीसरा पॉइंट, जो चीज़ फ़रोख्त की जा रही होती है, सिर्फ उसके बारे में डियर स्टूडेंट्स हमने जौन सा है वो लिखना होता है, उसको जस्ट हमने चेंज करना होता है। मिसाल के तौर पर आपकी जो रसीद है वो आ जाती है एक मोटरसाइकिल पर, हम लिख देंगे बाबत कीमत फ़रोख्त एक अदद सेकंड हैंड होंडा 70 सीसी मोटरसाइकिल। आगे उसका लिख देंगे रंग सुर्ख, उसका इंजन नंबर लिख देंगे, उसका चेसी नंबर लिख देंगे, उसका मॉडल नंबर लिख देंगे, ठीक है। और आगे जनाब लिख देंगे आज़ाम सम्मा, ठीक है ना, कोई नाम लिख के से रकम वसूल पाकर रसीद लिख दी ताकि सनद रहे और ज़रूरत के वक्त काम आए, ठीक है। मीन्स सिर्फ आपका ये तीसरा पॉइंट जो सा वो चेंज होना है। बाकी 5 जो बाकी आपके डियर स्टूडेंट्स तकरीबन 7 पॉइंट हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से मेंशन करते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। एक ही सफ़े पर आपने रसीद को मुकम्मल करनी है। चंद इस्तिलाहात हैं डियर स्टूडेंट्स, अगर रुपयों की बात आ जाए, लाइक एज हमने यहाँ कहा कि मबलग 4,50,000 रुपये की बात आ जाए तो उसके लफ्ज़ मबलग इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ज़मीनी पैमानों की अगर बात आ जाए तो उसके लिए लफ्ज़ मवाज़ी इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी छोटे जानवर की बात आ जाए, लाइक एज भेड़, बकरी, मेंढा, ठीक है ना, उसकी बात आ जाए तो लफ्ज़ शाख इस्तेमाल किया जाएगा। किसी बड़े जानवर की बात आ जाए तो जैसा कि भैंस है, गाय है वगैरह, उस वहाँ रास, क्योंकि ये हमने जो रसीद भैंस के बारे में लिखी है, बड़ा जानवर था, उसके लिए हमने ये रास का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अगर ऊँट के बारे में बेटे रसीद आ जाए तो आपने नकेल का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। अगर घोड़ा या गधा आ जाए तो उसके लिए लगाम का लफ्ज़ इस्तेमाल होना है। और अगर हाथी आ जाए तो इस जगह पे नकेल का लफ्ज़ इस्तेमाल होना है। सो ये हमारी आज की वीडियो, ये जो हमारा आज का लेक्चर था वो था रसीद नवीसी के बारे में। आज के इस लेक्चर में हमने मुकम्मल तौर पर डिस्कस किया रसीद क्या है, रसीद कैसे लिखी जाए, रसीद कितनी लिखी जाए, रसीद के कितने नंबर होते हैं और कहाँ कहाँ मार्कर का इस्तेमाल करना है, रसीद लिखते हुए किन किन अहम बातों का ख़ास ख्याल रखना है। ये तमाम चीज़ें हमने आज के लेक्चर में डिस्कस की। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो, आज का ये लेक्चर आप स्टूडेंट को अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।